तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि अध्याय 5 का आखिरी टॉपिक हमने छोड़ दिया था मगध, और उसके लिए मैंने कहा था कि इसको अगले एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो आज वही दिन है कि मैं आपके लिए इस टॉपिक को कंप्लीट करने का यहाँ प्रयास करूंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हमने फिर बोला है कि ये इतिहास का सेशन ही इस तरीके से चलेगा कि जहां हम पूरी तरीके से एनसीईआरटी को प्रेफर करेंगे, जहां मैं एक एक पैराग्राफ पढ़कर इंपॉर्टेंट नोट्स बनाकर और आपको जो हो सकता है वो समझाकर हर एक वीडियो को इस तरह कंप्लीट करूंगा। तो आज हम मगध के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र 4 पृष्ठ 45 में मगध को ढूंढो। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया और गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यह यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिल जाती थी। तो राजगीर, बाद में वो तक्षशिला बन गई। राजगीर जो है वो एक पहाड़ों के आसपास स्थित थी, जिससे कि वहां पे किले बनाना और ऊंचाई पर था, तो सुरक्षा बहुत ही मजबूत हो जाती थी। और वहां के जंगलों से मिलते थे हमें हाथी, और वहां से लकड़ियां, तो वो भी उपयोगी साबित होती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत से उपयोगी थे। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। तो यहाँ के दो शक्तिशाली शासकों की चर्चा करते हैं। एक बिंबिसार और दूसरे अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए यह हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी रही। एक और शासक है महापद्मनंद। इन्होंने क्या किया? उत्तर पश्चिमी भाग तक फैलाया। साम्राज्य को विस्तारित किया। मगध जो कि वर्तमान बिहार है, उस वक्त इसकी राजधानी राजगृह, आधुनिक राजगीर, उस समय उसकी पहली राजधानी क्या बनाई गई? राजगृह, वर्तमान में नाम उसका राजगीर। कई सालों तक मगध की राजधानी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। और बाद में पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना,
को राजधानी बनाया गया और बाद में पाटलिपुत्र यानी पटना को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वह इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? वो मवेशी और इन सब से बनाई गई सेना थी और इस राज साम्राज्य को हड़प कर, है ना, अश्वमेध यज्ञ का पालन करके बनाई जाती थी। और ये वो सेना थी जो बहुत ही विशाल थी, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के द्वारा स्थापित। और इसलिए मैसेडोनिया का राजा सिकंदर भारत विजय नहीं कर पाया, क्योंकि वो रोकते हैं फिर उसको। और इस तरीके से हम देखते हैं क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, चंद्रगुप्त मौर्य पहले संस्थापक। ठीक है, फिर इसके बाद अगला टॉपिक है, लास्ट एक और प्रश्न है, वज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी, आज का बिहार। तो देखिए एक और है, वह है वज्जी। ये भी एक शक्तिशाली राज्य था। उसके नजदीक वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। इसकी राजधानी वैशाली, वर्तमान में बिहार। इसकी राजधानी वैशाली, वर्तमान में बिहार। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। तो यहाँ जो शासन व्यवस्था थी, इसको गण कहा जाता था, गण या संघ। शासन व्यवस्था जिसे गण या संघ कहा जाता था। गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वह मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है और दीघ निकाय का एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ के बारे में क्या है? अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मित्र वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक इस कुछ कारण दिए वह पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे और विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तब तक इन कुछ कारणों को बताकर उन्होंने कहा कि वह सफलता की ओर बढ़ता रहेगा। वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर, यही तो कुछ अंतर बताए गए हैं, इसलिए तो वो
शक्तिशाली था। उसमें अलग सभाएं होती थी, उसमें एक पूरा का पूरा एक शासन व्यवस्था बनी हुई थी। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उसका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर ली। बाद में हम देखते हैं गुप्त शासक आया और उसने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर ली और उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। तो यहाँ तक ये चैप्टर था और जिसके आखिरी ये टॉपिक बचे थे। तो मेरा फर्ज था कि मैं इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करूं। थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन यह भी कंप्लीट हो गया है और आज इसके अगले सेशन में क्लास 6 चैप्टर 6 स्टार्ट भी हो गया है। तो हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहेंगे और जानेंगे कि और बेहतर क्या कर सकते हैं। जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर करेंगे और एक कंपाइल वीडियो में क्लास 6 कंप्लीट हिस्ट्री करेंगे जब इसके 10 चैप्टर तक आ जाएंगे। और इस तरीके से हम कंप्लीट एक बार में फिर करेंगे और उसमें महत्वपूर्ण नोट्स को ही लिखेंगे जो बहुत ही जरूरी हैं। बाकी मैं आपको बोलकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।